मैं आज अपना परिचय आप लोगों को देना चाहता हूँ। आज तक तो आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सब कुछ किया, आपने मेरे चैनल को भी देखा है। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नवीन झा हुआ। मैं बिहार के मिथिलांचल का रहने वाला हूँ। पला बढ़ा, पढ़ा लिखा सब झारखंड से किया हूँ। इसीलिए मुझे मिथिलांचल की मैथिली भाषा और इधर की भोजपुरी और अंगिका टाइप भाषा भी मुझे थोड़ी बहुत आती है। कभी कभी मैं हो सकता है कि मैं उन शब्दों को भी अपने चैनल में उच्चारित कर सकता हूँ, या उसका क्या बोलते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उसमें गड़बड़ाइएगा नहीं कि हमने क्या कह दिया। मतलब हम की कह दिलिए कि अहाँ सब के ई एकाएक शौक जे लागि रहल है से नहीं लगवाक चाहिए। रउआ सब अकचकाई ना। हमनी एजा भोजपुरियो जानेला और मैथिलियो जानेला, हिंदियो जानेला और अंग्रेजियो जानेला। तो जैसे जैसे जिस समय जिस शब्द का उपयोग करना पड़ेगा मैं कर लूंगा। सभी को राम राम। आप सभी का आपके अपने चैनल प्रारब्ध, मतलब डेस्टिनी, और इस चैनल का नाम है डेस्टिनी विथ नवीन झा, पे सभी का स्वागत है। तो चलिए आज कुछ प्राचीन कथाओं का छोटा सा अंश लेके शुरू करता हूँ। अभी तक जैसे हम लोग सब जानते हैं कि 4 युग हुए हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी कलयुग चल रहा है। सतयुग का बेस था, सभी सच बोलते थे और सभी सत्य की राह पे चलते थे, इसीलिए उसे सतयुग कहा गया। उसी तरह त्रेता में आ गया तप का भावना। और जब एक ही जगह ज्यादा सतयुग में भीड़ जमा होने लगा, तो ऋषि मुनियों को थोड़ा सा शांति की व्यवस्था चाहिए थी, जहां वो जाके अपना तप और साधना कर सके। तो वो लोग वन जाने लगे, तो वहां पे तप का प्रचलन शुरू हो गया। तो एक हो गया सत से सतयुग, तप त्रेता युग में तप, जिससे गुरुकुल सबका हुआ, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र लोग जाके अपना शिक्षा दीक्षा लेते थे। अब आया द्वापर। इसमें क्या हुआ कि इसमें अपने ही लोग अपने ही से लड़ने लगे, मार काट मचाने लगे, खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में। उस जगह द्वापर में दया का कहीं कोई सीमा ही नहीं रहा, माने दया खत्म हो गई। इसीलिए वो द्वापर आ गया। माने द्वापर का बेस ऐसा है। अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग को एक ही चीज बचा सकता है, वो है दान। किसी की मदद करना, किसी को सहयोग करना, किसी को सहारा देना भी एक दान ही होता है। तो बस यही सत, तप, दया और दान, इस 4 स्तंभों पे ही ये पूरा संसार टिका हुआ है। अब इसे हम अपने जीवन में कैसे उपयोग करेंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए जन्म कुंडली की जानकारी आपको देना शुरू करता हूँ, और 4 लाइनों से इसका शुरुआत करता हूँ। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। वही तो इस मुश्किल को आसान करेगा, जो इंसान न कर पाया वो भगवान करेगा। आज तक की आपको जन्म कुंडली की जो भी जानकारी दी होंगे, उम्मीद करते हैं कि उससे आपको लाभ प्राप्त हुआ होगा, उससे आप फायदा उठा रहे होंगे। चलिए, अब पिछली जानकारी के बाद अब आते हैं ग्रहों का व्यवहार, स्वभाव, ये सब के बारे में जानने के लिए। इसमें भी 2 ग्रुप है। 2 ग्रुप मतलब एक शुभ ग्रह, एक पापी ग्रह, या उसको क्रूर ग्रह भी कह सकते हैं। तो शुभ ग्रह में आते हैं चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु। ये शुभ ग्रह है। अब पापी और क्रूर ग्रह का, तो इसमें है सूर्य, मंगल, शनि, राहु। ये पापी और क्रूर क्रमशः।
मैंने सिलसिलेवार तरीके से ही मैंने बताया। अब आप लोग कह सकते हो केतु कहाँ छूट गया। केतु अधिकतर समय मोक्ष कारक या अध्यात्म से जोड़कर ही उसे देखा गया है, इसीलिए इसकी स्थिति निर्भर करती है कि यह आपके लिए किस तरह का वातावरण या स्वभाव आपके लिए तैयार करता है। इसीलिए इसको थोड़ा सा साइड तटस्थ रख दिया गया है, क्योंकि ये जिस ग्रह के साथ होता है ना, ये उसी की तरह का हो जाता है। चलिए, अब ग्रहों की दिशा, कौन से ग्रह किस साइड, किस कॉर्नर के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, ये बता देता हूं। सूर्य पूर्व ईस्ट साइड के ओनर होते हैं, शनि पश्चिम वेस्ट साइड के, बुध नॉर्थ साइड के, मंगल साउथ साइड के, शुक्र अग्निकोण मतलब साउथ ईस्ट कॉर्नर के ओनर होते हैं, राहु नेत्रिक के कोण या उसे कोई कोई पितृकोण भी कहते हैं, मतलब साउथ वेस्ट कॉर्नर के ये ओनर होते हैं। चंद्रमा वायव्य कोण या वायु कोण नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, गुरु या बृहस्पति ये ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के ये ओनर होते हैं। इस जानकारी से आपको कभी कभी वास्तु के हिसाब से भी आपको इस जानकारी से फायदा मिल सकता है, जो आप ले सकते हैं। अब आइए क्वालिटी, गुण के बारे में, किस ग्रह का क्या गुण होता है। वैसे इंसानों में भी 3 गुण ही होते हैं, एक सतगुण, एक रजोगुण और एक तामसिक तमोगुण। तो इसमें भी ग्रहों के भी हैं कुछ कुछ। चंद्रमा सूर्य गुरु ये सतोगुणी है, शांत माने उपकार करने वाले ही इनमें क्वालिटी रहती है। बुध और शुक्र ये रजोगुणी है, थोड़ा सा राशि ठाट दिखावा ये वो शो हम ये हम वो, ये इनमें क्वालिटी होता है। और मंगल और शनि तमोगुणी माने ये तामसिक प्रवृत्ति होता है इनमें। जब भी एक धैर्य, शनि जबकि धैर्य चाहता है, लेकिन शनि का जब वक्त आता है तो आदमी धैर्य खोता है तो वो चिड़चिड़ा जाता है। और मंगल पराक्रम का है, जब भी आप में बीपी हाई होगा आप तामसिक प्रवृत्ति में आ जाएंगे, इसीलिए। और रहा बात राहु केतु का, तो राहु केतु सूर्य की पत्नी छाया छाया के पुत्र थे, इसीलिए उन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। इसीलिए उसका कोई गुण नहीं है, वो जिसके साथ रहेंगे उसके उसी के तरह काम करेंगे, या जो ग्रह उनको देखेगा वो उसी हिसाब से काम करने लगता है। अब आइए, कौन से ग्रह कुंडली के किस घर में वो एक्टिव रहते हैं, या किस घर में जाने पे वो अपना अच्छा फल दे सकते हैं। वो है सूर्य लगन भाव, धर्म भाव और कर्म भाव, मतलब कुंडली के एक पहला घर, 9वां घर और 10वां घर में अगर वो है तो वो उसके लिए कारक है, माने क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेटर है। वो आपसे वो वो आपसे काम ले ही लेंगे, या आप उनके लिए काम कर ही दोगे। चंद्रमा इसका 4 नंबर ही है, ये 4 नंबर में रहेगा तो ये काफी अच्छा रिजल्ट देता है। मंगल ये सहज भाव या शत्रु भाव, सहज भाव का मतलब होता है तीसरा, जब हम इसके बाद कुंडली खोलेंगे एक एक करके सब पे बताएंगे। तीसरा और छठा भाव शत्रु भाव, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, इसीलिए शत्रु भाव। बुध ये सुख और कर्म भाव का, ये 4 नंबर और 10 नंबर, 10 नंबर कर्म भाव कहलाता है, इसीलिए ये 4 और 10 में रहेगा तो ये एक्टिव रहता है, और ये हमको उस घर के हिसाब से हमको रिजल्ट देता है। अब आइए शुक्र, ये स्त्री भाव का, मतलब 7वां नंबर जो होता है वो हमारे पार्टनर का होता है, हमारी पत्नी का होता है, इसीलिए वो 7वां घर में रहेगा तो वो एक्टिव रहेगा और हमको हमारे हिसाब से रिजल्ट देगा। अब आइए बृहस्पति, ये धन धन भाव का, पुत्र भाव का, धर्म भाव का, कर्म भाव का और आय भाव का कारक होता है। माने ये अगर इसमें रहेगा तो ये उस भाव को बढ़ाएगा।
धन, पुत्र, धर्म, कर्म और आय, मतलब 2, 5, 9, 10 और 11 भाव कुंडली के, आपके कुंडली में अगर इन सब घरों में से किसी भी एक जगह अगर गुरु है तो वो उस घर का रिजल्ट देगा आपको, ये गारंटी है। अब आया शनि। शनि है शत्रु भाव, मृत्यु भाव, कर्म भाव और व्यय भाव। शत्रु भाव मतलब वही छठा, मृत्यु 8वां, कर्म 10वां और व्यय एक्सपेंस 12वां भाव। ये इस घरों में रहेगा तो ये भी अपना फल अवश्य देता है। अब ये बताता हूं कि ग्रहों में अपना एक संबंध भी रहता है। एक कुंडली के अंदर जितने भी ग्रह, माने ये बाहर नहीं, इस कुंडली के अंदर जो भी रहेगा, जो पोजीशन रहेगा उस हिसाब से इसको ये आपस में रिलेशन बना के रखते हैं। जैसे कोई भी ग्रह अगर है, वो अपने से मतलब खुद को हम अगर एक नंबर मान लें, अगर वो ग्रह अपने आप को एक नंबर मान लिया तो उसको छोड़ दीजिए। अपने से दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 11वां और 12वें घर में जो भी बैठा होगा उसका वो फ्रेंड होगा। इसे हम कुंडली की भाषा में तात्कालिक मित्र कहते हैं। माने इन 6 घर में अगर कोई ग्रह है खुद को छोड़ के, तो वो उस प्लैनेट का कभी भी बुरा नहीं करेगा। अब उसी तरह खुद से माने अपने ही से लेके, अगर हम मान लीजिए खुद को सूर्य मान रहा है तो सूर्य को काउंट करके इसके बाद जो आएगा 5वां नंबर, 6ठा नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर, इस घरों में जो भी ग्रह बैठे होंगे वो उस समय के लिए एक माने अगर सूर्य से शुरू किया तो सूर्य के लिए वो इनेमी, शत्रु का काम करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सब गोचर के हिसाब से समय समय पे बदलते भी रहता है, जो मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको बता दिया है कि कौन सा ग्रह किस भाव में कितना दिन रहेगा। तो आप जैसे जैसे वो चेंज होगा उसका रिलेशन भी बदलते रहता है और उसका प्रभाव हम पर बदलते जाता है और हमारे कर्म के ऊपर वो दिखने लगता है। इन सभी जानकारियों के साथ जन्म कुंडली को जानने के या समझने की बेसिक प्रक्रिया फिलहाल के लिए खत्म हुई। अब मैं कुंडली को खोलूंगा, जन्म कुंडली खोलूंगा और प्रत्येक भाव से संबंधित जो भी जानकारियां होंगी यह ग्रह और राशियों से संबंधित है। अब आपको कुंडली के प्रत्येक भाव से संबंधित जानकारियां देना शुरू करूंगा। तब तक के लिए बने रहें, देखते रहें। और ये जानकारी, आज की जानकारी अगर आपको सही लग रही है कि आपको इसमें वास्तु का भी कुछ टिप्स मिल गया, अगर ये जानकारी आपको चलेगी तो कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक शेयर तो करना ही है। धन्यवाद।